और बुलेटिन के आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अहम जानकारी आपको दे दे, 24 जुलाई को आरबीएसई का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो 12 विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग के परिणाम को जारी किया जाएगा। 24 जुलाई को शाम 4 बजे रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा परीक्षा के परिणाम को जारी करेंगे। माशिबो अध्यक्ष डीपी जारोली भी मौजूद रहेंगे। तो लंबे समय से 12वीं के जो छात्र हैं उन्हें इंतजार था। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरबीएसई का रिजल्ट 24 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। शिक्षा विभाग ने ट्वीट कर लिखा कि दिनांक 24 जुलाई 2021 सायं 4 बजे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी कक्षा 12 विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग का परिणाम जारी करेंगे। इस दौरान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर डीपी जारोली भी मौजूद रहेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सीएम ने बढ़ी जनसंख्या के आधार पर एनएफएसए के लाभार्थियों के निर्धारण का आग्रह किया है। सीएम ने अपने खत में लिखा कि पिछले 10 सालों में सभी राज्यों की जनसंख्या बढ़ी है। कई परिवार खाद्य सुरक्षा की पात्रता के दायरे में आ गए हैं। ऐसे जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा की सीलिंग का पुनर्निर्धारण किया जाए। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के आधार पर 4 करोड़ 46 लाख लोगों की सीमा निर्धारित है। प्रति महीने 2,30,882 मैट्रिक टन अनाज का आवंटन किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में बड़ी संख्या में परिवार एनएफएसए के पात्र हो गए हैं। कोरोना के कारण लोगों की आजीविका पर विपरीत असर पड़ा है। उन्हें भी खाद्य सुरक्षा की जरूरत है। सीएम ने प्रदेश के 74 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा देने की मांग की है। तो उधर सीएम गहलोत की अध्यक्षता में 22 जुलाई यानी कल सीएमआर पर 5 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इसके तुरंत बाद 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक अहम मानी जा रही है। सरकार कई नीतिगत निर्णय पर मुहर लगा सकती है। कैबिनेट की बैठक में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर भी मंथन हो सकता है। कैबिनेट में मॉनसून सत्र बुलाने पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान लाए जाने वाले बिलों पर हुई मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मुख्यमंत्री वीसी के जरिए सभी मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। कैबिनेट की बैठक के बारे में हालांकि कैबिनेट सचिवालय ने कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में जिस तरह कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है, उसके मद्देनजर स्कूल खोलने पर चर्चा होना तय है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पेगासस को लेकर नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स जारी है। कांग्रेस लगातार हमलावर है और सुप्रीम कोर्ट के जासूसी कांड के जांच की मांग कर रही है। इसी को लेकर कल कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस कल हर राज्य में राजभवन का घेराव करेगी। तो वहीं जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि इसे लेकर कल देशव्यापी आंदोलन करने वाली है। हर राज्य में राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। तो केंद्र सरकार को भी मैं समझता हूं, क्योंकि भारत सरकार इसकी जांच करे उससे सच कभी सामने आएगा नहीं। इसलिए हमारी पार्टी की भी डिमांड रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जजेस के अंतर्गत जांच को समयबद्ध तरीके से इसकी पूरी जांच की जाए और ये स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे किस प्रकार से इतना बड़ा सनसनीखेज जो खुलासा हुआ है उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि
सरकार बोलती है कि हमने इलीगल नहीं किया, तो फिर किसके माध्यम से पेमेंट हुआ, किसने करवाया, कब तक करवाया, और बहुत सारे खुलासे होंगे जब हम इसकी परत उसकी तह तक पहुंचेंगे। और इस प्रकार में अगर लोगों की प्राइवेसी को उसका हनन होगा, संवैधानिक परंपराओं का हनन होगा, लोकतंत्र को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी, इससे सब देशवासी बड़े विचलित हैं, आहत हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में इसको लेकर जन आंदोलन करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रदेश में राजभवन का घेराव हो रहा है। कल प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जयपुर में हम लोग करेंगे, समूचे देश में होगा। लेकिन जनता, पब्लिक, आम मतदाता जानना चाहता है कि इसमें किसका रोल था, क्योंकि ये खुलासा हो चुका है, इसका स्पष्टीकरण हर सरकार मांग रही है। तो भारत सरकार को भी अगर कुछ छुपाने को नहीं है, तो भारत सरकार को बिना समय खोए दोबारा पूरी प्रणाली में विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी के परिणाम को लेकर मरुधरा की सियासत गर्म है। पीसीसी चीफ और प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की बहू समेत 3 रिश्तेदारों के परिणाम को लेकर बीजेपी हमलावर है, जबकि डोटासरा का दावा है कि आरपीएससी पर किसी का राजनीतिक दबाव नहीं चलता है। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। आरएएस परिणाम पर सियासी पंगा। क्या है कि है तो चमत्कार ही है। कारण क्या है कि आज दिन तक तो ऐसा कभी देखा नहीं कि परिवार के सब लोगों के नंबर उतने गिटाए, और वो भी उतने आवे इंटरव्यू में। चर्चा में रिश्तेदारों का परिणाम। किसी के रिश्तेदार होने से, किसी के जानकार होने से, ऐसे होने से कहीं कोई न तो इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं, न कोई यहाँ पर उसमें रिटर्न टेस्ट में नंबर मिलते हैं। ये तो केवल सोशल मीडिया का चलाया हुआ प्रोपोगंडा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि डोटासरा किसी भी तरह की हेरफेर की संभावना से भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उन पर लगातार हमलावर है। क्या है कि है तो चमत्कार ही है। कारण क्या है कि आज दिन तक तो ऐसा कभी देखा नहीं कि परिवार के सब लोगों के नंबर उतने गिटाए, और वो भी उतने आवे इंटरव्यू में। तो निश्चित रूप से पर विषय जांच का है, एकदम किसी पर आरोप लगाना तो उचित नहीं होगा। लेकिन मैं ये जरूर सोचता हूँ कि इस चमत्कार में कुछ न कुछ चीज निकल सकती है। टैलेंटेड हो सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस टैलेंट की ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए निरपेक्ष तरीके से। एक तो नैसर्गिक प्रतिभा होती है, और राजनीति में जो कोई व्यक्ति उच्च पद पर होते हैं उनके परिवार से जब इस तरीके से सिलेक्शन होता है तो प्रश्न तो उठता ही है। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा की बहू, उनके भाई और बहन तीनों एक साथ आरएएस बने हैं और आरोप के मुताबिक तीनों को इंटरव्यू में 80% मार्क्स मिले हैं। लेकिन डोटासरा का तर्क है कि परीक्षा परिणाम से पहले ही उनकी बहू आरएएस परीक्षा पास कर चुकी थी, तो पद का फायदा कैसे मिला। किसी के विधानसभा क्षेत्र का होने से कहीं नंबर नहीं होते। मेरा बेटा अविनाश वो 2016 में पास हुआ था, उसके भी नंबर आए हैं, वो भी आरएएस बना है। मेरी जो पुत्रवधू है वो जब पास हुई थी, जब उसके मार्क्स आए थे, तब तो हमारा रिश्ता ही नहीं हुआ था। हमारा रिश्ता तो उसके रिजल्ट के 20 महीने बाद में, जब वो ट्रेनिंग में आ गई, उसके बाद में मेरा रिश्ता हुआ। आरपीएससी पहले भी कई बार विवादों में रहा है, लेकिन इस बार मामला शिक्षा मंत्री से जुड़ा होने के कारण विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है। डोटासरा इस बारे में सब कुछ साफ कर चुके हैं, लेकिन लगता है कि आरएएस परिणाम पर सियासी पंगा अभी मरुधरा की राजनीति में कुछ दिन और छाया रहेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी थी या नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई या नहीं, इस पर सियासत उफान पर है। और इस सियासी उफान की चपेट में मरुधरा भी है, जहां इस पर महाभारत शुरू हो गया है। सियासत को मिली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाली रिपोर्ट पर मरुधरा में महाभारत। ऑक्सीजन की कमी से मौत,
कौन छिपा रहा सच? ऑक्सीजन पर आर पार। एक भी मृत्यु ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ। फिर राहुल जी, आप इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रहे हैं? संबित पात्रा जी झूठ के जनरेटर हैं, झूठ के जनरेटर। वो झूठ क्रिएट करते हैं, झूठ परोसते हैं। हमें उनकी जैसी हल्की राजनीति करने की इच्छा नहीं है। ये उनको राजनीति मुबारक हो। तो क्या दूसरी लहर में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई? तो क्या ऑक्सीजन के लिए देश भर में लगी लंबी लंबी कतारें आंखों का धोखा था? तो क्या ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर दम तोड़ने वाली तस्वीरें फर्जी थी? दूसरी लहर के दौरान मरीजों को भले ही ऑक्सीजन मिली हो या ना मिली हो, लेकिन राज्यसभा में पेश ऑक्सीजन वाली रिपोर्ट से सियासत को जरूर ऑक्सीजन मिल गया है। राजस्थान में अगर ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो हम उनको बोलेंगे। भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था सारे जितने ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट थे कंट्री में, और एलोकेशन जब भारत सरकार कर रही थी तभी तो हम अपना पक्ष रखने दिल्ली गए थे। संबित पात्रा जी सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। मानवीयता की बात भी करो, सच्चाई की बात भी करो, और राजस्थान की जरूरतों के हिसाब से अगर हमें ऑक्सीजन मिल रही होती तो हम दिल्ली क्यों जाते 3 मंत्री, और हम स्पीकर से क्यों मिलते? भारत सरकार के कम से कम 6 मंत्रियों से हम मिले हैं। काहे के लिए मिले? हम राजनीति करने के लिए मिले हैं। कुछ शर्म करनी चाहिए उनको। राष्ट्रीय प्रवक्ता एक बड़ी पार्टी के होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी आए बोल देंगे। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना हमें कोविड में राजनीति करनी है। केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर के जो राज्यसभा में जवाब दिया है वो झूठ की पराकाष्ठा है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, अमानवीयता की पराकाष्ठा है। हमने और सब पूरे देशवासियों ने देखा है कि जब सेकंड वेव आई, मोदी जी छुप के बैठ गए थे। कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाया केंद्र की सरकार, वैक्सीन की व्यवस्था नहीं कर पाया, दवाइयों की व्यवस्था नहीं कर, हाहाकार मचा हुआ था। लाखों लोगों की इस देश में जानें गई हैं कोरोना के केंद्र के मिसमैनेजमेंट के कारण से। दुख और कष्ट पूरे संसार। हालांकि बीजेपी विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है कि वायरस के कारण तो दुख हुआ ही है, मगर कांग्रेस पार्टी के कारण, कांग्रेस के भ्रम के कारण, कांग्रेस के कंफ्यूजन के कारण भी दुख हुआ है। उसके कारण भी लोगों को कष्ट हुआ है। चाहे महामारी का विषय हो, चाहे वैक्सीन का विषय हो, हर विषय में झूठ बोलना, हर विषय में भ्रम फैलाना और हर विषय में लोगों को बरगलाना, यह राहुल गांधी जी ने एक ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करते हुए किया है। राहुल गांधी, यू हैव जस्ट एक्टेड एज अ ट्विटर ट्रोल थ्रू आउट दिस पैंडेमिक। आपने नेता के रूप में काम नहीं किया है। 2-2 लाइन का झूठ ट्विटर में लिख लिख के यू हैव जस्ट बिहेव एज अ ट्विटर ट्रोल एंड नथिंग एल्स। और यह बहुत दुखद है कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज ऑफ द कंट्री हैज बिहेव्ड सच इररेस्पॉन्सिबली। दरअसल केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। आपको हैरानी होगी, लेकिन ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में दी है। दरअसल राज्यसभा में सांसद केसी वेणुगोपाल की ओर से सवाल पूछा गया था कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है क्या। इसके लिखित जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने जानकारी दी कि राज्यों ने कोरोना से मौत आंकड़े लगातार केंद्र को उपलब्ध कराए, लेकिन किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का जिक्र नहीं किया। यानी केंद्र के मुताबिक राज्यों ने ऑक्सीजन से मौत पर कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि केंद्र ने यह जरूर माना है कि दूसरी लहर में पहली लहर की तुलना में ऑक्सीजन की डिमांड 3 गुना तक बढ़ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात झालावाड़ की, जहां सोमवार को गंगधार कस्बे में एक युवक से मारपीट के बाद उपजे तनाव के बाद हुई हिंसा और आगजनी के हालात को पुलिस ने नियंत्रण में तो ले लिया है, लेकिन अब हिंसा के बाद बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं।
इस घटना के बाद लाखों का नुकसान हुआ है। घटना के बाद अब आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, पीड़ित पक्ष के नुकसान का जायजा भी लिया। इस घटना में पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 33 दूसरे लोगों को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। रात को जो घटना हुई उसमें अगर पुलिस ने समय रहते नहीं बीच में आए होते तो शायद ये परिस्थिति बिगड़ सकती थी। और ये बहुत ही दुख का विषय है कि वो जिस मुद्दे पे बात शुरू हुई वो बहुत छोटी सी बात थी जो रिजॉल्व कर भी दी गई थी, फिर भी समहाउ ये चीज बढ़ गई। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने एक वीडियो के जरिए टीम इंडिया को चीयर किया। #हमारा विक्ट्री पंच के जरिए उन्होंने ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, साथ ही लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की अपील भी की। इंडिया इंडिया, ये है मेरी टीम और ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच। आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट्स का मनोबल बढ़ाए। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाए। आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाइए। और अब बात खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की। 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक में दिव्यांश इस बार न सिर्फ मरुधरा बल्कि पूरे देश के लिए उम्मीदों के केंद्र में है। अब तक 6 अंतर्राष्ट्रीय मेडल अपने नाम कर चुके दिव्यांश पर आखिर क्यों उम्मीदें टिकी हैं? देखिए महेश दाधीच की खास रिपोर्ट। ओलंपिक में मरुधरा का निशाना, दिव्यांश से देश को उम्मीद। ओजी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी उनकी, अभी और टोक्यो चले गए हैं तो टोक्यो में भी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब के मेडल लाने की 100% उम्मीद है इंडिया को। कोरोना के झटके से आगे निकलकर दुनिया के खिलाड़ी खेलों के महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक का आगाज होगा, तो इस बार शूटिंग में देश के साथ ही राजस्थान को भी काफी उम्मीदें हैं और इस उम्मीद के केंद्र में है दिव्यांश पवार। अब की बार जो है हमारी झोली जो है मेडलों से काफ़ी भर जाएगी और विशेषकर शूटिंग से बहुत उम्मीद है सबको और हमारे को भी। राजस्थान के 3 बच्चे जा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही खेल के 3 बच्चे तीनों ओएसए शूटिंग रेंज से ट्रेनिंग प्राप्त बच्चे टोक्यो जा रहे हैं और हमारी उनको सबको शुभकामनाएं हैं। जगतपुरा शूटिंग रेंज में स्टेट मेडल मिलने के साथ ही दिव्यांश के सुनहरे सफर की शुरुआत हुई। दिव्यांश अब तक 6 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इनमें 4 ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। अभिनव बिंद्रा को अपना हीरो मानने वाले दिव्यांश ISSF रैंकिंग में भी पहला पायदान हासिल कर चुके हैं। एक दौर में दिव्यांश को जब शूटिंग पसंद नहीं आ रही थी, तब उनके पिता ने ही इस खेल को जारी रखने की प्रेरणा दी थी। अब पिता समेत पूरे परिवार को दिव्यांश से मेडल की बड़ी उम्मीदें हैं। दिव्यांश की उपलब्धि जैसे अपने स्टेट में भी वो चैंपियन है, अभी नेशनल चैंपियन रहा था, वर्ल्ड कप में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप उसी के थे गोल्ड। बीजिंग में हुई, फिर बीजिंग में ओलंपिक कोटा लिया है उसने और अभी ओलंपिक के लिए गए हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और उसे गोल्ड ही लाना है और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है हमेशा। जब भी वो वर्ल्ड कप या फिर कॉमनवेल्थ से वापस घर आता है तो बहुत सारी टिप्स देता है मुझे और कि कैसे करना चाहिए, कैसे प्रेशर कंट्रोल करें, तो बहुत अच्छा है वैसे तो। और ऑल द बेस्ट उसको।
एमपीएस स्कूल की शूटिंग रेंज में अभ्यास करने से दिव्यांश के करियर को बूस्ट मिला, जहां न सिर्फ दिव्यांश को सही कोचिंग मिली बल्कि हर तरह का सपोर्ट भी मिला और अब उम्मीद है दिव्यांश से मेडल की। उसने परफॉर्म किया यहाँ पे, हमारा जो हमने उसका इवैल्यूएशन किया यहाँ पे आके, तो इसका टैलेंट साफ नजर आ रहा था और इसमें एक लगन थी, इसमें जील कम करने की। तो उस हिसाब से जितना हम सपोर्ट कर सकते थे और जितना उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते थे, बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स हैं और उस पर डेडिकेशन है। दिव्यांश के सधे हुए निशाने की उम्मीदें आज न सिर्फ जयपुर को बल्कि पूरे देश को है। हालांकि इसके लिए उनकी मेहनत और तमाम दुआएं उनके साथ हैं, जिससे कि उन्हें सफलता मिल सके और देश का परचम टोक्यो में लहराया जा सके, क्योंकि हर एक ओलंपिक मेडल देश के लिए बेहद अहम है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।